तो प्यारे बच्चों, अपने इस क्वेश्चन बैंक की सीरीज में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है। देखना सर, आवाज आ रही है? इसे देखो, चेक करो एक बार। लास्ट में कहीं ऐसे हो जाए कि आवाज नहीं आई 1 घंटे। हाँ, तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और फिफ्थ चैप्टर का नाम जो है वो है जीव प्रक्रम, यानी जिसमें जीवों के प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, मेन वो। अब देखो, बायो प्रोसेस, और एक बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आया था। देखो, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो अपना है ना चैप्टर, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 8 नंबर के आएंगे। ध्यान रखना, कितने नंबर के? 8 नंबर के आएंगे। और 8 नंबर में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा वो थोड़ा देख ले। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आएगा आपके ऑब्जेक्टिव। क्या आएगा? एक तो ऑब्जेक्टिव यानी ए बे सदे वाला एक प्रश्न आएगा, और वो आएगा 1 नंबर का मार्क्स। क्या है वो? 1 नंबर का आएगा। एक तो ये। दूसरा, इसके बाद एक है अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसका उत्तर एक शब्द में या 2 शब्दों में होता है। और ये आएगा, एक क्वेश्चन आएगा वो भी 1 नंबर। इसके बाद आएगा लघुतरात्मक। लघुतरात्मक और लघुतरात्मक है ना, ये भी एक आएगा, लेकिन कितने नंबर का आएगा? ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा एक। और इसके बाद आएगा एक निम्नात्मक। और ये बताइए, आपको ये प्रश्न आता है तो कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो टोटल जो है ना मेरे मार्क्स इसमें टोटल 8 नंबर के हैं एग्जाम में क्वेश्चन। एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा वैसे दे वाला, एक छोटा वेरी शॉर्ट टाइप, और एक शॉर्ट टाइप जिसमें 1-2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, वो 2 नंबर का है। बाकी निम्न वाला जो है ना, बड़े ऐसे टाइप है, उसमें 4 नंबर है। और आपको पता है 4 नंबर है ना, ये भी 3-4 पार्ट में डिवाइड होके आएगा, तो 4 नंबर का प्रश्न टोटल है। ये 8 नंबर का चैप्टर अपना ये, ठीक है ना। अब देखो, 8 नंबर में सबसे पहले तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हमें करने हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो देखने हैं, ठीक है ना। अब देखो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है ना, पहला प्रश्न देखो क्या है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला प्रश्न क्या है कि जठर रस में कौन सा अम्ल। और जठर रस स्रावित कहाँ होता है? ये होता है हमारे बॉडी में, कहाँ? अमाशय में। क्या होता है ये? अमाशय में। और अमाशय में स्रावित होने वाला एकमात्र अम्ल, या तो फिर छोटा प्रश्न बन के आ जाए ऐसे कि मनुष्य शरीर में स्रावित होने वाला एकमात्र अम्ल कौन सा है, और वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? HCl। क्या नाम है? HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर दूसरा कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, यानी यूनिट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। पीछे लिखा भी हमने नेफ्रॉन, या इसको क्या बोलते हैं? वर्काणु बोलते हैं, या इसको वर्क नलिका बोलते हैं, है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। और इसी से रिलेटेड एक शब्द और है, इसी तरह का एक शब्द और है, एक है वो है न्यूरॉन। वो है तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, वो न्यूरॉन है। उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वो है नेफ्रॉन। और कई बार है ना प्रश्न ये भी आता है, पीछे आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तब इसमें आपको वर्क है ना, ये किडनी है या नेफ्रॉन है, शब्द लिख देंगे 4। एक आएगा उनमें से, एक आप छांटना आपको। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? क्या है? पत्तियों का ग्रीन कलर जो होता है ना, वो वर्ण कौन सा काम में आता है इसमें? कौन सा है? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या पाया जाता है? हरा रंग किससे होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ध्यान रखना ये, ठीक है ना। जेंथोफिल है ये, तो जितने पुष्प है ना, पुष्प में रंग का कारण जेंथोफिल से होता है। तो पत्तियों का हरा रंग किससे होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। इसके बाद देखो, सामान्य वयस्क का रक्तदाब क्या होता है? नॉर्मल जो है ना वयस्क व्यक्ति है, अडल्ट है, वयस्क है, उनमें रक्तदाब यानी हमारी बॉडी का बीपी है ना, ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? तो याद रखना आप। अब यहाँ आपको याद रखना है 120/80, उल्टा मत लिखना, mmHg। 120/80, 120
80 mmHg होता है, ध्यान रखना। ये कितना है? 120 80 mmHg। यहाँ उल्टा भी लिखा है, देखो 80 120 120 80 वाला करना है। उसके बाद देखो अगला पांचवा कि मनुष्य में वर्ग तंत्र का वर्ग एक तंत्र का भाग है, उससे संबंधित है। मतलब उल्टा प्रश्न कर दिया मैंने ये कि उत्सर्जन तंत्र का भाग है ना वर्ग, यानी किडनी। किडनी कौन से सिस्टम का भाग है? तंत्र का भाग है। किसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन किसमें होता है? वर्ग किडनी किसमें होता है? उत्सर्जन में काम आता है। ये किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। इसके बाद देखो अगला छठा प्रश्न, और छठे में क्या है? क्या लिखा है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें होता है? हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में होता है। और रक्त में क्या है? एक तो आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, एक डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, एक प्लेटलेट्स होते हैं। और उसके अंदर आरबीसी है ना, लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं, उनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है उनके अंदर? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यहाँ याद रखना है, कई बार ये प्रश्न भी लिखते हैं कि मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? धातु कौन सा होता है? आयरन यानी लोहा, Fe+2। ये मनुष्य की हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला एकमात्र एलिमेंट तत्व कौन सा होता है? आयरन, लोहा। और ये किसमें है? हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ये 7 में क्या है? कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे हम रक्त दाब का मापन करते हैं? इसमें देखो 2-3 नाम है, ये नाम याद रखना है। क्या नाम है? स्पाइग्नोमेनोमीटर। क्या नाम है? स्पाइग्नोमेनोमीटर। इसकी सहायता से क्या करते हैं? रक्त दाब का मापन, रक्त दाब मापन करते हैं। एक लिखा हुआ बेरोमीटर, इससे करते हैं दाब का मापन। किसका? दाब का मापन करते हैं। एक लिखा हुआ है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, इससे हृदय धड़कन, हार्ट बीट, हृदय धड़कन का मापन करते हैं, हार्ट बीट का। और लेक्टोमीटर है, इससे दूध की गुणवत्ता, दूध की जांच हेतु लेक्टोमीटर काम में लेते हैं। दूध वगैरह जहाँ डेयरी वगैरह होती है ना, वहां मिलावट चेक करने के लिए, फेट निकालने के लिए किसको काम में लेते हैं? लेक्टोमीटर काम में लेते हैं। यहाँ हमें हमें क्या पूछा है? कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है? किससे? स्पाइग्नोमेनोमीटर से क्या रक्त दाब का मापन किया जाता है। इसके बाद देखो अगला 8वां प्रश्न, और क्या लिखा है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। अब देखो दो चीजें याद रखनी है आपको। एक तो याद रखना है फ्लोएम, और एक नाम याद रखना है जाइलम। और फ्लोएम, फ्लोएम मतलब फै, फै मतलब फूड, और फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन। और जाइलम, जाइलम जय, जय मतलब जल। तो अगर पौधों में भोजन का परिवहन हो, है ना, और पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। पत्तियों से उस भोजन को पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाने का काम एक तो वो। और एक है जल। जल कहाँ होता है? ये भूमि में। और भूमि से क्या है? जड़ें लेती है जल का, अवशोषण करती है। जड़ों से उस जल को पत्तियों तक पहुंचाना, पूरे पौधे में पहुंचाने का काम। तो अगर फूड का या भोजन का कर देना परिवहन कौन करता है? तब कौन करता है? फ्लोएम करता है। और कह दे जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। हमें क्या पूछा यहाँ पर? पादप में फ्लोएम है। ये क्या है? फ्लोएम है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन का वहन, यानी भोजन का परिवहन किससे करते हैं? फ्लोएम की सहायता से किया जाता है। उसके बाद देखो अगला, और अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में आमाशय है ना, जितने भी सिस्टम है, उन सिस्टम के सभी भागों के नाम आपको याद करने, ध्यान रखना है। और आमाशय जो होता है ना, ये आप पढ़ते हुए कि पहले मुख गुहा, मुख है, उसके बाद ग्रसिका नली, उसके बाद खाने वाली थैली आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आमाशय। तो ये खाने वाली थैली कहाँ होती है? भोजन कहाँ खाते हो? किसमें करते हो आप? अमाशय का किसमें? यानी पोषण के अंदर काम आता है। यहाँ मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग जो संबंधित है, श्वसन से नहीं है, उत्सर्जन से नहीं है। फिर यहाँ श्वसन दोबारा आ गया, ये ठीक है ना, ये थोड़ा तो सही करना। यहाँ पर क्या है? पोषण है। क्या है? पोषण। तो उसके बाद क्या है? परिसंचरण। किसका भाग है वो? पोषण का भाग है, ठीक है ना। तो इसको पोषण करना है।
तो अमाशय किसका भाग होता है? पोषण वाले का भाग। इसके बाद अगला है मानव में फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है? ये आ गया फुफ्फुस यानी फेफड़े। तो फेफड़ों से क्या लेते हो आप? सांस लेते हैं। तो सांस किस में आता है? श्वसन तंत्र में आता है। इसका मतलब फेफड़े किससे संबंधित है? हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित है। किससे? श्वसन तंत्र से संबंधित है। परिसंचरण से हृदय होता ही है। उत्सर्जन से हमारी किडनी होती है। पोषण से अमाशय वगैरह पोषण में काम आते हैं। यहाँ पर फुफ्फुस यानी लंग्स पूछे, लंग्स किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो यहाँ तक अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये 5-7 मेन में। इसके बाद अगला प्रश्न कि फेफड़ों में O2 व CO2 का विनिमय कहाँ होता है? जब आपको पता है कि मनुष्य शरीर में जब श्वसन क्रिया में गैसें ली जाती है ना, तो श्वसन क्रिया में गैसें लेंगी, तब ये गैसें क्या है? ऐसे इस तरह से बनाते हो श्वसन तंत्र, इस तरह से फेफड़े है ना, इन फेफड़ों के अंदर पहुंचती हैं और ये जो नली है ना, ये आगे जाके फिर और छोटी नलियों के अंदर बन जाती है, इस तरह से बढ़ती रहती है। लास्ट में है ना बिल्कुल छोटी सी एक गुब्बारे के समान संरचना में खुलती है और उस गुब्बारे के समान संरचना इसको बोलते हैं वायु कूपिका। क्या बोलते हैं इसको? को एल्वेलाई या वायु कूपिका बोलते हैं। इसी वायु कूपिका के चारों तरफ है ना रक्त बहता रहता है, रक्त की नलियां हैं। तो यहाँ रक्त के साथ रक्त से CO2 गैस तो वायु कूपिका के अंदर आ जाएगी वापस, और वायु कूपिका से O2 गैस रक्त में चली जाएगी। तो यहाँ पर रक्त के साथ गैसों का आदान प्रदान यानी O2 व CO2 यानी ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विनिमय कहाँ होता है? वायु कूपिका में होता है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या लिखेंगे? वायु कूपिका में। तो फेफड़ों में O2, फेफड़ों में O2 व CO2 का विनिमय कहाँ होता है? तो क्या लिखेंगे? वायु कूपिका में होता है। कहाँ होता है? वायु कूपिका में होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न 12वां कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। पीछे मैंने पिछले वाले चैप्टर में लिखा भी दिया आपको। प्रकाश संश्लेषण में कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं। पौधे करेंगे ना, तो पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल से क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, है ना। भूमि से क्या लेते हैं? जल लेते हैं H2O, और सूर्य का प्रकाश, यू लिखते हो आप, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और साथ में क्या है? क्लोरोफिल, पर्णहरित बोलते हो ना, क्लोरोफिल या पर्णहरित बोलते हो। इसकी उपस्थिति में क्या करेगा? वो भोजन का निर्माण करेगा, C6H12O6। साथ में क्या निकालेगा? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगा। इसको संतुलित कर सकते हो आप ऐसे 6 करके, और यहाँ पर 6। तो यहाँ क्या बनाया? ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? भोजन है। तो पौधे क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में हम अगर लिखना चाहें ना आप 2 लाइन, तो आप लिख सकते हो इसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में वायुमंडल से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस व भूमि से जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पत्तियों का हरा रंग किससे होता है? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। और साथ में हमारे श्वसन क्रिया के लिए क्या कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश से संश्लेषण बोलते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण याद रखनी है आपको, ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषण की। इसके बाद देखो अगला क्या है? किन्हीं 2 एकोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। एकोशिकीय जीव मतलब वे जीव जिनमें पूरा काम जो है शरीर का वो क्या एक कोशिका के द्वारा होता है, और इसमें 2-3 नाम याद रखने हैं, और ये नाम तो आगे बार बार आएगा। ये क्या नाम है? एक तो अमीबा, क्या नाम है? अमीबा है। पैरामीशियम, क्या नाम है? पैरामीशियम, जिसकी संरचना चप्पल के समान होती है, पैरामीशियम है ना। यूग्लिना है, यूग्लिना, इस तरह से यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है। ये सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव है। सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव। इसमें से आपको 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखने हैं। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, जो भी है, सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, अगले में क्या लिखा है कि क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, क्या बोलते हैं इसको? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत।
छोटी आंत, क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर पाए जाने वाले अंगुली जैसे प्रवर्ध को क्या कहते हैं? यानी छोटी आंत है ना, और अगर ये आ जाए कि मनुष्य में पचित भोजन का अवशोषण कहाँ किया जाता है, तो पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में ही होता है। और छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए, तो आंत है ना, उस आंत के अंदर क्या अंगुली के समान है ना प्रवर्ध बने रहते हैं। देखो कैसे, इस तरह से यूं अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं यूं। ये जैसे ये आंत वाला भाग मान लो, ये आंत की नली है, ऐसे इसमें से भोजन आ रहा है यूं, इसके अंदर है ना यूं, इसके अंदर इस प्रकार से अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, ऐसे अंगुली के समान इस तरह से क्या है, इनमें इस प्रकार से अंगुली के समान क्या है, प्रवर्ध पाए जाते हैं इस तरह से, इस तरह से इनमें। और इनके बीच में है ना, देखो इस तरह से इनके बीच में रक्त बहता रहता है इस तरह से, इनमें रक्त बहता रहता है इस तरह से, है ना। अब देखो भोजन आएगा ना, भोजन क्या है, यहाँ से आएगा, तो अगर सीधी नली होती है ना, इसमें कोई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, सीधी सपाट होती, तब भोजन तो कैसे सिर्फ इस नली के संपर्क में आता, तो संपर्क क्षेत्र थोड़ा कम रहता। तो संपर्क एरिया बढ़ाने के लिए क्या करते, इसमें ऐसे प्रवर्ध हो गए, तो यहाँ भोजन दो, यहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे आएगा, तो अधिक से अधिक क्या इसके संपर्क में आएगा, अधिक से अधिक संपर्क में आएगा तो भोजन का अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये अंगुली के समान, ये प्रवर्ध जो है ना, अंगुली के समान ये संरचनाएं, इनको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोविलाई, यानी रसांकुर कहा जाता है। ये क्या है? माइक्रोविलाई है क्या ये? इनको रसांकुर बोलते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है कि अंगुली के समान जो प्रवर्ध पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली अंगुली जैसे प्रवर्ध को क्या बोलते हैं? रसांकुर। क्या लिखोगे? रसांकुर कहते हैं। क्या काम करते हैं रसांकुर? भोजन के अवशोषण का काम, और साथ में छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद देखो अगला 15वां, शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, वह इसका मुख्य कार्य क्या है? ये ध्यान रखना है। अब देखो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम और उसका काम क्या है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, तो अगर ये आ जाए ना, मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या आ जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि, तब किसका नाम आता है? यकृत यानी लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। और अगर ये आ जाए मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी, मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम, तब किसका नाम आएगा? थायराइड। याद रखना, दो अलग अलग शब्द है ये। एक तो शब्द क्या है, मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, यकृत। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये नाम आ जाए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये नाम आ जाए, तब किसका नाम आएगा? थायराइड ग्रंथि का नाम आएगा। और क्या पूछा हमें कि सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, इसका काम क्या है? यकृत है ये। और यकृत से क्या है? पीतरस निकलता है। क्या निकलता है? पीतरस। और क्या करता है ये भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य किया जाता है। तो क्या उत्तर क्या लिखेंगे इसमें? मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। और फिर नीचे लिखे काम क्या, इसका कार्य क्या लिखेंगे? इससे पीतरस का स्रावण होता है, और जो कि भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। बस ये ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न, और अगला 15वां, ये 16वां प्रश्न। अब देखो इसमें आ गया दोबारा ये कि पचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? तो अगर ये आ जाए ना, मनुष्य में पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तब तो छोटी आंत में। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में आ जाएगा। और अगर ये आ जाए पचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण, पानी और खनिज लवण कहाँ अवशोषित होते हैं, वो तब आएगा बड़ी आंत। क्या लिखते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत
जिसको बोलते हैं वर्धांतर। वर्धांतर क्या बोलते हैं इसको? वर्धांतर या बढ़ियांत बोलते हैं। तो खनिज लवण और पानी का अवशोषण होगा वो बढ़ियांत या वर्धांतर में होता है, ये ध्यान रखना है। और अगर भोजन का अवशोषण पूछ ले तब किस में होता है? वो छोटी आंत में होता है, ध्यान रखना ही। फिर देखो अगला प्रश्न, कि पर्ण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। पर प्रश्न क्या है? कि पर्ण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। पत्ती जो है ना, उस पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। अब देखो चित्र कैसे बनाएंगे, इस तरह से देखो, इस तरह से पत्ती जो है ना, और पत्ती को आप काटोगे ना, काटने के बाद उस पत्ती में क्या दिखाई देगा? देखो इस तरह से, एक तो दिखेगा आपको इस तरह से ऊपरी परत, है ना, यूं इस तरह से कोशिकाओं की ऊपरी परत, यूं थोड़ा सा सीधा बना ले, इस तरह से कोशिकाओं की ऐसे ऊपरी परत दिखाई देगी यूं। एक तो ये, ठीक है। अब इसके नीचे है ना, इसके नीचे लगे रहते हैं यूं हरित लवक, इस कोशिकाओं के नीचे यूं, ये हरित लवक है ना, इस तरह से यूं हरित लवक, जिससे कोशिकाओं, ये पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है, ये हरित लवक, इस तरह से, है ना, हरित लवक पाई जाती है। हरित लवक, है ना। और इनमें ऐसे छोटे छोटे केंद्रक और अन्य संरचनाएं बना देंगे। इस तरह से हरित लवक, यूं, है ना। और इस हरित लवक के नीचे है ना, कुछ यूं कोशिकाएं पाई जाती है, इस तरह से थोड़ी दूर दूर से बनानी है यूं आपको, है ना। इनके बीच में खालिस्तान सा रहता है, तरह से। और फिर नीचे इस पत्ती का नीचे वाले परत है ना, पत्ती है ना ऐसे, इसका एक ऊपर वाली भाग और एक क्या इसका नीचे वाला, इसके बीच में जो सब कुछ ये है, इसमें देखो फिर ये नीचे वाला पार्ट, इस तरह से, है ना। और यहाँ इनके ऊपर यूं उसके, इस तरह से, है ना। अब देखो कौन सी चीजें क्या है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये है ना, इसको बोलते, अब इसके ऊपर है ना, पत्ती के ऊपर ऊपर वाले भाग पर पतली सी परत भी लगी रहती है ऐसे, यूं, क्यूटीन की है, इसकी बनी हुई है। क्यूटीन का रक्षा आवरण है ये पत्ती के लिए, क्या है? ये क्यूटीन का रक्षा आवरण। और ये क्या है? ऊपरी त्वचा है पत्ती की, ये ऊपरी त्वचा, पत्ती की ऊपरी त्वचा है। और ये है ना, ये कौन सा भाग है? ये क्लोरोफिल वाला भाग है, पत्ती का क्लोरोफिल वाला भाग है, क्लोरोफिल वाला भाग है। और ये बीच में है ना, ये कोशिकाएं हैं, बीच में ये वायु कोश है, ये जिससे पत्ती थोड़ी हल्की रहती है, ये पानी की सतह पर तैरती रहती है, वायु कोश। और ये क्या है? पत्ती की निचली त्वचा, ये है निचली त्वचा। निचली त्वचा है ना, इसमें रंध्र पाए जाते हैं, ये रंध्र है पत्ती में, रंध्र, ये क्या है? ये रंध्र है। और इस रंध्र के ऊपर कोशिकाएं है ना, इनको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, जो रंध्र को खोलने और बंद करने का नियंत्रण करती है। खोलने और बंद करने का काम कौन करती है? द्वार कोशिकाएं। कई बार आता है द्वार कोशिकाओं का कार्य लिखिए, ये क्या? रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करती है।
ठीक है ना। या पूछ लेंगे रंध्र के खोलने और बंद करने का कार्य किस कोशिकाओं के द्वारा होता है, द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। ये क्या, पत्ती की अनुप्रस्थ काट, ये पत्ती है ना, इसको यूं सीधा काटे, काटने के बाद ये वाला भाग दिखेगा, ऊपर ऊपर वाली पर त्वचा, इसके नीचे त्वचा, इसके बीच में ये क्लोरोफिल है, वायुकोश वगैरह है। कितनी मोटी है ना, मोटाई वाला भाग वो कटा हमने इसे। तो ये क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट का चित्र है, किसका, पत्ती का। ये थोड़ा देखना आपको। इसके बाद देखो अगला, अगले में क्या है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है ना। जब खाना खाते हैं ना तो मुख के अंदर लार का श्रावण होता है, और उस लार जो है ना वो भोजन के अंदर पूरे के अंदर मिलती है। तो उसका काम क्या है, यानी ये लार है ना हमारे भोजन में क्या काम करती है, अगर ये नहीं हो तो क्या नहीं होगा वो देखना है। देखो कैसे, अब क्या काम है लार का, नंबर एक देखो, पहले कार्य, लार का कार्य, कार्य में देखो सबसे पहले लार क्या करती है, हम जब खाना खाते हैं ना तो खाने में क्या है, ये लार मिल जाती है पूरे खाने के अंदर। तो मिलने के बाद पूरा जो खाना जो खाया है, जो आपने एक निवाला लिया है, उस निवाले को क्या करते, बिल्कुल क्या है, लस लसा और क्या कर देगी, चिकना कर देगी। क्या कर देगी, लस लसा और चिकना कर देगी, जिससे क्या है आपका भोजन है ना वो हमारे शरीर के अंदर या कहते हैं गर्सिका के अंदर आराम से चला जाए। तो क्या करेगी, भोजन को लस लसा व चिकना कर देती है। क्या लिखेंगे, भोजन को, भोजन को लस लसा व चिकना कर देती है, चिकना कर देती हैं, जिससे भोजन, जिससे भोजन आसानी से, भोजन आसानी से निगल लिया जाता है, आसानी से निगल लिया जाता है। एक तो ये क्या करेगी, भोजन को लस लसा और चिकना बना देगी, जिससे भोजन के आराम से ग्रसिका के अंदर आराम चला जाएगा, आमाशय के अंदर, ताकि बीच में कोई रुकावटें नहीं आएगी। दूसरा क्या है, भोजन जो लार, उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है। और कई बार पर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन पाया जाता है, और जो क्या करता है, जो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो एक पॉइंट ये कि लार में टाइलिन, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो कि, जो कि भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित स्टार्च को, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, यानी छोटे भागों में तोड़ देता है इस स्टार्च को। कौन करता है ये काम, टाइलिन। याद रखना ये बहुत बार आता है, ये मुख की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, कौन सा है, टाइलिन एंजाइम मुख की लार में पाया जाता है। इसके अलावा लार में एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। हमारी आंख के आंसू के अंदर भी होता है। क्या काम करता है ये, भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को या छोटे मोटे जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम करता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, लार में, लार में लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन में, भोजन में उपस्थित, उपस्थित जीवाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, नष्ट करने का
कार्य करता है। तो भोजन में जो जीवाणु, छोटे मोटे कीटाणु, उनको कौन मारता है? लाइसोजाइम। और अगर याद है ना, आंख के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तब भी क्या है? लाइसोजाइम। वहां भी क्या है? छोटे मोटे कीटाणु आंख में गिर जाए उनको मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम भोजन के अंदर, ये हमारी लार के अंदर भी है और आंख के अंदर भी है। टाइलिन है, ये लार में है, जो स्टार्च को शर्करा के अंदर क्या करता है? बदलता है, यानी तोड़ता है इसको। ठीक है ना? ये क्या लार है? ये हमारी लार के मुख्य में 2-3 काम है, ये थोड़े आपको याद रखने हैं। और ये पूछा है कि भोजन में लार की क्या भूमिका है, ये आ जाए, या भोजन में लार के क्या काम है, क्या काम है। तो ये हम लिखने हैं, ये नॉर्मल है, जो हम खाना खाते हैं आपको बताइए, 1-2 पॉइंट थोड़े याद रखने हैं। ठीक है? इसके बाद देखो अगला पॉइंट, अगला अपना प्रश्न क्या है? अब देखो अगला प्रश्न, एक तो क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना, है ना? चित्र बनाएंगे एक तो ये, एक धमनी व सीरा में 2 अंतर, तो आप 4 अंतर याद कर लो। अधिक से अधिक 4 पूछेंगे या फिर 2 पूछेंगे। और मानव में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2 डायग्राम बनाने हैं और एक धमनी और सीरा में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। अब देखो पहले तो अंतर लिखते हैं, धमनी और सीरा में क्या अंतर है, थोड़ा वो देखें। अब देखो है क्या, एक प्रश्न है धमनी और सीरा में क्या अंतर है। जब हम धमनी और सीरा में अंतर लिखेंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इस तरह से अंतर लिखेंगे तो टेबल बनाएंगे, बताइए आपको, है ना? एक तरफ तो क्या है? धमनी, और एक तरफ नाम क्या आ गया? सीरा। इस तरह से अंतर लिखोगे ना, अंतर हमेशा टेबल बना के दोगे, कहीं कोई गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस तरह से। ठीक है ना? धमनी और सीरा में अंतर। अब अंतर में देखो, सबसे पहले नंबर 1, अब पहला पॉइंट क्या है, हमारे शरीर में, यानी हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करती है? धमनियां करती है। और सीरा क्या काम करती है? पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय में लाकर डालेगी। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, अब देखो हमारे शरीर में देखना, हाथ में चेक करना, ऊपर आपको कुछ नीली नीली जैसे रंग दिखाई दे रही है। अब याद रखना, शुद्ध रक्त जो होता है ना, वो बिल्कुल चमकीला लाल होता है, और अशुद्ध रक्त होता है वो नीले रंग का होता है। अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है, जिससे वो नीला हो जाता है, और शुद्ध रक्त उसमें ऑक्सीजन गैस घुलती है, जिससे क्या वो चमकीला लाल होता है। इसलिए हमारे ऊपर जो दिख रहा है ना आपका नलियां, ये क्या है? आपको नीले नीले रंग की दिखाई देगी, इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। ये क्या है? सीराएं। तो याद रखो हमेशा सीराएं शरीर के ऊपर वाले भाग में होती है, ऊपर की तरफ रहेगी सीराएं। और धमनी जो होती है ना, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो शरीर के अंदर वाले भाग में, जैसे हाथ है तो हाथ के अंदर वाले भाग में रहेगी सीराएं, बाहर वाले भाग में क्या रहेगी? ये अंदर वाले भाग में रहेगी धमनियां, बाहर वाले भाग में क्या रहेगी? सीराएं रहेगी। तो सीराएं शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती है, धमनियां शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। एक ये, फिर क्या है, धमनी जो है ना, वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर में ले जा रही है। हृदय क्या करता है? पंपिंग करता है, पंप करने का काम। पंप करेगा ना तो रक्त जोर से जाएगा, स्पीड से, तो स्पीड से जाएगा ना, तो जिस नली से जाएगा उस नली पे क्या प्रेशर पड़ेगा, दाब, जिसे बोलते बीपी बोलते हो, वो दाब, प्रेशर पड़ेगा। इसका मतलब धमनी में रक्त जाएगा ना तो रक्त का दाब क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो धमनी में रक्त का दाब अधिक होता है, और सीरा में रक्त का दाब क्या होता है? कम होता है। और जिसमें रक्त का दाब ज्यादा हो ना, जिस नली में प्रेशर से पानी जाए, तो पाइप क्या होना चाहिए? मजबूत। और जिसमें धीरे धीरे जाए उसमें पाइप मजबूत की आवश्यकता नहीं है। धमनी में रक्त है ना बहुत फास्ट जाता है और बहुत ही दाब से जाता है, इसलिए धमनी है ना, उसकी दीवारें मोटी होती है ताकि फट ना जाए। लेकिन सीरा में रक्त क्या है? धीरे धीरे आ रहा है, आराम से ऊपर चढ़ रहा है, उसमें मोटी दीवारों की आवश्यकता नहीं, इसलिए सीराओं की दीवार क्या होती है? बिल्कुल पतली होती है। और इसके अलावा सीराओं बीच बीच में ना कपाट होते हैं, गेट। खून आया ऊपर आया, नीचे गेट बंद हो गया, फिर ऊपर आया और बंद हो गया, ऐसे ऊपर लेके आएंगे। और धमनियों में क्या है? ब्लड है ना, हार्ट भेज रहा है स्पीड के साथ, तो उसमें कोई बीच में गेट गार्ड कुछ नहीं है, सारे बिल्कुल साफ है। तो धमनी में वाल्व या कपाट नहीं पाए जाते, सीरा में कपाट पाए जाते हैं। तो ये कुछ एक 4-5 मेन मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है। और इनमें से एग्जाम या 2 पूछ लेंगे या फिर आपसे 4 पूछेंगे। अब देखो धमनी और सीरा में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इनमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। सीरा में क्या लिखेंगे? इनमें
अशुद्ध रक्त बहता है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। फिर देखो दूसरा 2 पॉइंट क्या करती है, ये हृदय से रक्त को अंगों तक लेके जाती है। क्या लिखेंगे, ये हृदय से रक्त को अंगों तक लेकर जाती है, लेकर जाती हैं। इसमें क्या लिखोगे, शिरा में ये क्या काम करेगी, अंगों से रक्त वापस हृदय में लेके आएगी। क्या लिखेंगे, ये रक्त को अंगों से हृदय में लाती है, हृदय में लाती है। अब धमनी में रक्त का दाब क्या है, ज्यादा होता है। थर्ड क्या लिखेंगे, इनमें रक्त का दाब अधिक होता है, इनमें रक्त का दाब अधिक होता है। और शिरा में क्या लिखोगे, इनमें रक्त के क्या लिखोगे, इनमें रक्त का दाब कम होता है, इनमें रक्त का दाब कम होता है, ये लिखना है। उसके बाद देखो चौथा पॉइंट, और इनकी दीवारें क्या होगी, रक्त का दाब ज्यादा है तो दीवारें क्या होगी, मोटी होगी। तो लिखोगे इनकी दीवारें मोटी होती हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, इनकी दीवारें, रक्त का दाब कम है ना, इनकी दीवारें पतली होती हैं, पतली होती हैं। और धमनियों में है ना, रक्त सीधा प्रेशर से जाता है, तो इनके बीच में कोई कपाट नहीं होते। क्या लिखेंगे, इनमें कपाट नहीं पाए जाते, इनमें कपाट नहीं पाए जाते। तो शिरा में क्या लिखेंगे, इनमें कपाट पाए जाते हैं, यानी बीच में कपाट या गेट, इनमें कपाट पाए जाते हैं। तो ये तो है धमनी और शिरा में अंतर है 4। मैंने 5 लिख दिए, या तो एग्जाम में आपसे 2 पूछेंगे या फिर आपसे अधिक से अधिक 4 पूछेंगे। तो ये आपको अंतर आने चाहिए, बिल्कुल इजी सा ही है। शुद्ध रक्त बहता है धमनी में, शिरा में अशुद्ध बहता है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाएगी, शिरा अंगों से हृदय तक लाएगी। धमनी में रक्त का दाब ज्यादा है, शिरा में रक्त का दाब कम है। रक्त का दाब अधिक है तो धमनी की दीवारें मोटी होती है, शिरा की दीवारें पतली होती है। फिर धमनी में कोई कपाट या बीच में गेट नहीं होते, शिरा में कपाट पाई जाती है। ये तो है धमनी और शिरा में क्या है, अंतर है। उसके बाद देखो अपना अगला एक प्रश्न और क्या है इसमें, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए और एक मानव में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 2 चित्र है ये, एक तो है मानव हृदय का। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा ना आउटलाइन बना के दिखाता हूँ, ऐसे बना सकते हो आप। जैसे किताब में देखोगे तो आपको बहुत हार्ड मिलेगा, लेकिन इसको आप यूं बना सकते हो ना, इस तरह से। फिर आपको मैं डिजिटल डायग्राम भी दिखा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इस तरह से है ना, आप बना सकते हो हृदय का। अब आवश्यक नहीं कि आप वही बनाओ जो किताब में दे रखा है, ऐसे समझने वाला लाइन डायग्राम बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से। इस तरह से यूं सारी तो नलियां हैं। ठीक है ना, अब देखो इसमें लिखना क्या है। नंबर 1, ऊपर वाला भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर यानी अपर आलिंद, नीचे यानी नीचे नीले। ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले क्या है, नीले। अब देखो
कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट है, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा यूं हार्ट है जैसे, इसको मैंने यहां रख दिया है, ये वाला भाग क्या दायां और ये वाला भाग क्या है बायां, ये दायां मानेंगे, ये मानेंगे बायां। इसका मतलब इधर वाला भाग देखो, ये दायां, ये दायां है, इधर वाला क्या है ये बायां है, तो इसका मतलब ये दायां, ये क्या है दायां। और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं आलिंद, ये दायां आलिंद है, आलिंद। और ये क्या है, ये बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद ऐसे। ये क्या है नीले, इसका नाम दायां नीले, दायां नीले। और ये क्या है बायां नीले, बायां नीले, ये से है ना। तो आलिंद और नीले, तो मनुष्य का हृदय, तो पूछ लेना अगर मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठकीय होता है, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, ऐसे याद रखने, ठीक है ना। मनुष्य में रक्त को पंप करने का काम किस अंग के द्वारा होता है, किससे होता है हृदय से। या पूछ लेंगे परिवहन तंत्र का या परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है, तो है कौन सा है वो हृदय है, ठीक है ना। अब देखो हृदय में ये जो बनाया ना डायग्राम आपने, ये देखो ये रक्त लेके आ रही है, क्या ला रही है अंगों से अशुद्ध रक्त लेके आता है, ये अंगों से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ रहे हृदय में, और अशुद्ध रक्त किसमें बहता है दम, ये सीरा में, ये क्या है सीरा। और कौन सा सीरा है सबसे बड़ी सीरा है ये, इसको बोलते हैं महासीरा, क्या बोलेंगे इसको, ये महासीरा है। यहां से है ना रक्त है ना हृदय में आएगा, हृदय में ये कौन से भाग में आता है दायां भाग में। याद रखो मनुष्य में हृदय में किस भाग में रक्त अशुद्ध बहता है, तो ये अशुद्ध रक्त है ना कहां से आएगा ऐसे, ऐसे। इसका मतलब ये दायां भाग है, दायां आलिंद उसके बाद दायां नील्य में आएगा, तो दाएं वाले भाग में अशुद्ध बहता है, याद रखना मनुष्य के हृदय में दाएं वाले भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ से है ना इस यहाँ कपाट लगे हैं, त्रिवलनी कपाट, ऐसे ये कपाट है ना, जैसे यहाँ से पिचकेगा ये, पिचकते ही नहीं यहाँ से गेट खुलेगा, ये गेट खुलेगा तो आवाज टप आवाज आएगी ऐसे, फिर नीचे रक्त आ गया, फिर नीचे वाला पिचकेगा, ये पिचकेगा तो ऊपर जाके वापस गेट भिड़ेगा, ये जाके वापस बंद होता है कि ऊपर से वापस खून ऊपर ना चला जाए, तो वापस बंद होगा तो उसको बोलते हैं इसे डप आवाज आएगी। यानी एक बार आलिंद पिचकना, फिर वापस फैलना, फिर नीले पिचकना वापस फैलना, ये सारा काम है ना पिचकना और फैलना, संकुचन और विकुंचन, ये दोनों काम है ना ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाते हैं, यानी 0.8 सेकंड में होते हैं, 0.8 सेकंड में। इसलिए है ना एक बार आप हार्ट के हाथ लगा देखो तो आपको यूं लगेगा डक 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 डक, ऐसे एक साथ 2 आवाज आती है, डक 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 डक, तो मतलब एक डक डक, एक डक डक, 2 डक डक, 3, ऐसे कितनी, ऐसे कितनी बार हार्ट हमारा धड़कता है 72 बार। तो अगर आज ना हृदय में स्पंदन दर होती है, मनुष्य के हृदय की स्पंदन दर होती कितनी 72 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, कितनी मनुष्य के हृदय की स्पंदन दर कितनी है 72 प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसका मतलब यानी एक बार धड़कने के लिए यानी 1 सेकंड से कम टाइम ले रहा है, 0.8 सेकंड ही लेता है। तो यहां से रक्त फिर यहाँ आएगा और इसके द्वारा फिर रक्त जाएगा कहाँ फेफड़े में, तो ये क्या है अब इसमें अशुद्ध रक्त आ रहा है और हृदय से रक्त ले जाने वाले बोलते धमनी, लेकिन यहाँ पर क्या है अशुद्ध रक्त बह रहा है, तो ये थोड़ा सा 2 अपवाद है, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, क्या बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। लेकिन इसमें रक्त क्या है धमनी में शुद्ध होना चाहिए, लेकिन इसमें रक्त क्या है अशुद्ध है, तो अपवाद याद रखना किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, किसमें फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध बहता है। फिर ये फैल जाएगा फेफड़े में, फेफड़े में जाकर रक्त का शुद्धिकरण होगा, CO2 निकल जाएगी, O2 मिल जाएगी, उसके बाद फिर वक्त आएगा यहाँ से इसमें से, और ये आएगा शुद्ध रक्त, ये क्या है ये शुद्ध रक्त है, और ये फेफड़े से आएगी नली, इसको बोलते फुफ्फुसीय। अब रक्त जो है ना हृदय में रक्त लाती है उनको क्या बोलते हैं सीरा बोलते हैं, है ना, ये फुफ्फुसीय सीरा है। लेकिन रक्त देखो कैसा है इसमें शुद्ध रक्त है, ये एक अपवाद है। ऐसी सीरा का नाम बताओ जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय सीरा।
ऐसी धमनी का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से शुद्ध रक्त आएगा ये। इसका मतलब हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है, बाएं वाले भाग में शुद्ध रक्त बहता है। फिर यहाँ से ये शरीर में चला जाएगा, ये महाधमनी है जो रक्त को लेके जा रही है। और कहाँ, अंगों की तरफ, किधर, अंगों की तरफ, अंगों की तरफ। इस तरह से ये आपको हृदय का नामांकित चित्र बनाना है आपको, ऐसे लाइन डायग्राम। वैसे किताब वाला बनाओगे ना तो बनेगा नहीं, वैसे फिर आप थोड़े परेशान होंगे। इसमें इस तरह से लाइन डायग्राम बना दो आप, ठीक है ना। आप देखो मैंने इसमें कोई बहुत सारी चीजें बोली है, वो आपको याद रखनी है। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव छोटे प्रश्न बन सकते हैं एक एक नंबर के, कि हृदय कौन से भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, दाएं में, कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है, बाएं में, है ना। ऐसी धमनी का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय धमनी। ऐसी शिरा का नाम बताओ जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुसीय शिरा। मनुष्य में हार्ट बीट, हृदय स्पंदन कितनी होती है, 72 प्रति मिनट, हृदय स्पंदन दर 72 प्रति मिनट होती है। ऐसे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठकीय होता है, कितना, 4 कोष्ठकीय होता है, 2 आलिंद और 2 ढिल्ले। इस तरह से ये आपको हार्ट का डायग्राम याद रखना है, बना सकते हो ना ऐसे। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, एक मानव में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब दोहरे रक्त परिसंचरण में देखो एक तो डायग्राम में वापस ही आ जाए दोबारा, इसको देखो ऐसे बना दूं मैं, ये हर्ट है ना ऐसे, दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र का नामांकित चित्र ऐसे, एक तो हर्ट आई है ना, इस तरह से। और ये क्या है, वापस वही क्या है, दाया आलिंद। और ये क्या है, दाया नीले, दाया नीले, वापस पहले वाले वही है। और ये क्या है, ये वाला भाग ये है बाया, बाया आलिंद, है ना। और ये क्या है, बाया नीले, इस तरह से। और फिर वापस वही चीज करनी है हमें, कि रक्त जो है ना यहाँ से अंगों से आ रहा है ना, अंगों से। और रक्त कैसे आएगा, अशुद्ध, क्या आएगा ये, अशुद्ध रक्त, क्या ये अशुद्ध रक्त, किधर, अंगों से, अंगों से अशुद्ध रक्त आएगा ऐसे। और फिर यहां से होता हुआ फिर यहाँ, फिर आगे यहाँ पर ये नली के द्वारा ये कहां जाएगा, फिर देखो ऐसे, इस तरह से। तो इधर क्या है हमारे शरीर के, जैसे मैं बना दूं इस तरह से, फेफड़े वाला भाग है ना। तो अगर आ जाए ना, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। और अगर ये आ जाए, रक्त को छानने का काम कहाँ किया जाता है, रक्त को छानने का काम होता है किडनी में। तो रक्त को छानते किडनी में, रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। तो यहाँ से है ना, ये इसके द्वारा रक्त आएगा यहाँ फेफड़ों में, ठीक है ना, ये फेफड़ों में आ गया इस तरह से, इस तरह से फेफड़ों में। और फेफड़ों में रक्त है ना, यहाँ से CO2 निकल जाएगी और O2 घुल जाएगी, रक्त शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद फिर इस रक्त को इकट्ठा करके वापस ले जाएंगे यहाँ। तो आज इस रक्त को छोड़ना नहीं है, इस तरह से, है ना, इधर वाले भाग से लेके आई। और फिर यहाँ वापस कहाँ गए, सर्दी में आ गया ये, ठीक है ना। अब देखो हृदय से किया, यहाँ हृदय शुद्ध, यहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, फिर ये नीचे अंगों की तरफ, इधर चला गया अंगों की तरफ, वही महाधमनी, अंगों की तरफ। अब देखो इसमें ये क्या है, अशुद्ध रक्त है ना, पीछे भी लिखा हमने, ये अशुद्ध रक्त। और इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। क्यों, क्योंकि हृदय से रक्त ले जाने वाली धमनी कहलाएगी, चाहे कोई भी हो, और हृदय में रक्त लाने वाली कहलाएगी शिरा। ये फुफ्फुसीय धमनी है, इसमें रक्त क्या बह रहा है, अशुद्ध बह रहा है। और फिर देखो यहाँ से रक्त का शुद्धिकरण हो गया, और फेफड़ों में रक्त थे। अब देखो हृदय में रक्त लाने वाली बोलते शिरा, ये कहां से आई है, फुफ्फुस, है ना, इसको फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं। और इसमें रक्त क्या है, शुद्ध है, क्या है, इसमें शुद्ध रक्त है, फेफड़ों से शुद्ध हो गया है, ये शुद्ध है, इधर से।
और ये हमारे वापस इस हृदय से हम क्या लिखेंगे, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है। तब देखो शरीर से रक्त आया, हृदय में, हृदय से फेफड़े में गया, फेफड़े शुद्ध होकर वापस हृदय में आया, फिर हृदय में जाके वापस फिर अंगों में चला गया। मतलब अंगों से आया, हृदय में आया, हृदय से फेफड़े में गया, शुद्ध होके फिर वापस हृदय में आया, फिर वापस अंगों में चला गया। मतलब अंगों से आया, वापस अंगों में चला गया, एक चक्कर हो गया। और इस एक चक्कर के दौरान रक्त जो है ना वो हृदय से 2 बार गुजरता है। देखो, एक बार यहां से निकला, दूसरी बार फिर यहां से निकला, फिर अंगों में गया। हम क्या लिखेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है और अंगों से रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों शुद्ध होने के बाद वापस हृदय में आता है और फिर शुद्ध रक्त को अंगों तक भेज दिया जाता है। इस पूरे प्रक्रम के दौरान रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो मैंने जो बोला ना उसको आप पॉज करके धीरे करके वापस अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो। ये आपको दोहरा परिसंचरण तंत्र का आपको डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे बनाना है इस तरह से। अब देखो इन दोनों डायग्राम को क्या करते हैं, इन दोनों चित्रों को मैं आपको डिजिटल करके दिखाता हूं। देखो इस तरह से, चलो सर बोलने आ जाएगा, बोलने से बोल लूंगा तो नहीं आएगा, चलो टाइप कर देता हूं मैं, है ना। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना। अब देखो इस तरह से देख सकते हो आप, बड़े, है ना, जैसे अपने डायग्राम वगैरह है ना, इनको भी आप देश बड़ा करके देख सकते हो, है ना। देखो ये, है ना, देखो ये हार्ट, है ना, इस तरह से इसको भी बड़ा करके देख सकते हो आप। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, देखो ये इस तरह से आप किताब के अंदर दे रखा है आपके, देख सकते हो आप, है ना। ये नीले वाले है ना, ये तो क्या है, नीले, लाल वाले के आगे थोड़े से, थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपकी, इसलिए, है ना, इसलिए मैंने आपको ये करवाया नहीं। मैंने आपको लाइन डायग्राम बनाया वो आप याद रखो, और बाकी आप किताब से देख के उस किताब के हिसाब से बना सकते हो। दो रिप्रेशन तंत्र को इसको दिखाऊं, देखो, है ना, ऐसे इसको भी आप बता सकते हो, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम डायग्राम, है ना, इस तरह से देखो ये बना सकते हो आप। देखो ये बना रखा है ना, किसी बच्चे ने बनाया ये, देखो ये जैसे, जैसे ऊपर लिख दिया हार्ट, मैंने साइड बना दिया, देखो यहाँ से ये नीले, है ना, देखो ये आलिंद है, देखा, लेफ्ट आर्ट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट अनआर्ट्रिकल, राइट, उसमें अशुद्ध रक्त आता ना, जैसे दायां आलिंद, दाएं, यहाँ से अशुद्ध रक्त है ना, कहाँ गया, पहले ऐसे कैपिलरी से फिर यहाँ फेफड़े में गया, फेफड़े शुद्ध होके फिर वापस आया, तो ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको आप बना सकते हो। या फिर थोड़ा सा इसको और नॉर्मल दिखाएं, देखो इस तरह से कैसे बना सकते हो, देखो नॉर्मल थोड़ा कर देता हूँ छोटा, इस तरह से, ये देखो ये नॉर्मल है, इसको भी देख सकते हो आप, ये ना, ये देखो, है ना, थोड़ा सा साफ हो जाएगी। अब लिखा ना राइट एट्रियम, मतलब दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, देखो बॉडी से रक्त आया, ऐसे उधर, फिर यहाँ से ये फेफड़े में गया, लंग्स, लंग्स से ये शुद्ध होके वापस बाएं आलिंद में आया, बाएं नीले में आया, फिर बॉडी में चला गया, यही मैंने आपको बताया है ना। और ये क्या है, पुलिमुंदरी वाला, इधर वाला, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और ये फुफ्फुसीय सीरा है, ठीक है ना, बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये धमनी और सीरा में अंतर और दोहरे परिसंचरण तंत्र का डायग्राम हो गया। इसके बाद देखो अगला, अगला प्रश्न क्या अपना, उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। एक तो ये, फिर मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, एक ये, और एक
वर्गाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसी संरचना में इसका भी आ जाएगा ये तीनों पॉइंट, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, अब देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक तो पहला पॉइंट क्या है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उसमें क्या लिखेंगे, उत्सर्जन पहले। उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन। और उत्सर्जन होता क्या है, कि मनुष्य शरीर में जैविक क्रियाओं के दौरान बनने वाले हानिकारक पदार्थ और उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। देखना सर टाइम कितना, इस क्रिया को बोलते क्या बोलते हैं, इसको है, इसको उत्सर्जन कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में जैविक क्रिया के दौरान, जैविक क्रिया के दौरान हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन कहा जाता है। एक तो ये आ गया, ठीक है ना, किसको बोलते हैं उत्सर्जन। फिर क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखो चित्र में अगर चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखो इस तरह से बना दूं मैं, चित्र का है ना, ऐसे देखो यूं, इस तरह से अब बना सकते हो नॉर्मल, इस तरह से। मनुष्य शरीर में 2 किडनी, तरह से 2 किडनी है ना, और इनसे निकलने वाली 2 मूत्र नलिका, इनसे क्या निकलती है, 2 मूत्र नलिकाएं। जैसे यूं वाले पार्ट से भी मूत्र नलिकाएं, 2 मूत्र नलिकाएं दोनों से, और ये वाला भाग जो है ना, इस तरह से, है ना, क्या लिखेंगे, ये तो क्या है, ये तो 2 वर्ग, क्या है, 2 वर्ग यानी 2 किडनी, इनके बीच में जैसे एक सीरा और एक धमनी लगा देंगे ऐसे, एक सीरा और एक धमनी, इस तरह से। देखना सर, वो क्लास ले रहे हैं, हाँ अब तक लिखे दो, क्लास है छोड़ दे। धमनी और सीरा, ये 2 धमनी और सीरा वाला पार्ट है, ठीक है ना, धमनी और सीरा वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक तो क्या है, किडनी वाला पार्ट, ये तो क्या है कि ये तो वर्क, क्या है, ये वर्क है, वर्क, ये भी क्या है, वर्क है। और ये क्या है, मूत्र नलिका, क्या है, ये है मूत्र नलिका, मूत्र नलिका। और ये जो है ना, ये जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं मूत्राशय, क्या बोलेंगे इसको, मूत्राशय। और ये जहां से मूत्र को बाहर निकालते हैं, ये मूत्र मार्ग है, क्या बोलते हैं इसको, मूत्र मार्ग। और यहाँ एक ये क्या है, वर्कीय शिरा और वर्कीय धमनी, शिरा से शुद्ध रख जाएगा, धमनी में शुद्ध आ जाएगा, तो वर्कीय धमनी। ये आपको क्या बनाना है, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ऐसे आप बना सकते हो।
मैंने बनाया है। इसको अगर आप थोड़ा सा आपको सुंदर करके दिखाऊंगा ना, इसको मैं आप ऐसे आपको यूं बना सकता हूँ, देखो यूं आपको थोड़ा दिखा दूं, और ऐसे आपकी किताब में दे रखा है ना, आपकी बुक में दे रखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से देखो ये रही, देख लो है ना, ऐसे देखो ये तरह से, ये है ना, ये दो किडनी, नीले वाली नाली है, नीली वाली ये शिराएं है, रीनल वेन्स है ये, और लाल वाली है ना ये रीनल आर्टरी यानी धमनी है। तो वर्कीय शिराएं और वर्कीय धमनी है, ये दो किडनी यहाँ से निकल रही है, मूत्र नलिका ये है, यूरिटर यानी मूत्र नलिका, ये किडनी है, और ये ब्लेडर है यानी मूत्राशय है, और ये यूरिथ्रा। इस तरह से आप देख सकते हो, है ना, देख लिया ना आपने, सर दोबारा दिखाऊं, इस तरह से, है ना, ये तो हो गया। तो ये उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र थोड़ा सा आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक तो ये हो गया। उसके बाद उत्सर्जन किसे कहते हैं, नामांकित चित्र बनाइए। एक वर्गाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, एक मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, ये की है, ठीक है ना। इसके बाद श्वसन वाला है, और उत्सर्जन है अमीबा में, पाचन तंत्र वाला है, ठीक है, थोड़ा सा और देख लेंगे। अब देखो इसमें मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन किया, है ना, और मूत्र निर्माण में देखो इस तरह से हम यहाँ देखें, एक तो है मूत्र निर्माण वाली और एक है वर्गाणु की संरचना वाली। अब देखो वर्गाणु की संरचना बना देता हूँ आपको एक बार पहले में, इस तरह से देखो वर्गाणु की संरचना, किताब में देखो थोड़ा सा आपको यूं ज्यादा हार्ड सा मिलेगा ना, तो आप ऐसे बना के काम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, जैसे, है ना, और यहाँ से जैसे, बिल्कुल क्या है, पतली नलियों के मट गई है, इस तरह से, और यहाँ से रक्त आ रहा है, फिर यहाँ से, अब देखो इसका नाम क्या है, यहाँ से तो रक्त आ रहा है, इस रक्त को छाड़ना है वो, और ये जो धमनी है ना, ये इसको बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनी या अभिवाही नलिका, और अभी मतलब अंदर ले जाने वाली, और ये बाहर निकालने वाली, इसको बोलते हैं अपवाही, अपवाही नलिका। और ये अभिवाही नलिका जो है ना, ये आने के बाद है ना, पीछे से देखो चौड़ी है यूं, आगे जाके ना बिल्कुल पतली पतली नलियों के अंदर बंट गई है ऐसे। अब देखो अगर पीछे से पाइप चौड़ा हो, आगे क्या है, पतले पतले पाइप लगा दें बहुत सारे, पीछे से पंप क्या है, पानी तेज आएगा स्पीड से, तो आगे पतली नलियों में पानी क्या है, तेज स्पीड से पहुंच जाएगा, या तो नलियां फट जाएगी, तो या फिर उसके ऊपर बहुत अधिक क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा रक्त का इसके ऊपर, तो ये क्या है, एक जाल बन गया है इसे पतली पतली नलियों का, ये पतली नलियों का जाल है, इसको बोलते हैं, इसका नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में है ना रक्त का दाब पड़ेगा ना, इसमें रक्त के अंदर जितने भी पदार्थ है सारे छन जाएंगे, इसमें सभी चीजें छन जाएगी, जितने भी है ना वो सारे यहाँ छन जाएंगे ऐसे, इसमें से छन जाएंगे, इस तरह से छन जाएंगे, छनने के बाद यहाँ आएंगे इसके अंदर नीचे। अब ये जो है ना, ये प्याले के आकार की संरचना, इसको बोलते हैं बोमन संपुट, क्या बोलते हैं इसको, बोमन संपुट, इसको बोमन संपुट बोलते हैं। और ये है ना यू आकार की नली, इसको बोलते हैं हेनले का लूप, हेनले का लूप, ये हेनले का लूप है। और ये जो नली आगे जाके इसको बोलते हैं निकष्ट नलिका, ये है ना, रुको,
ये पार्ट है ना, ये तो हिलने का लूप। ये वाली नली यानी इसको बोलते हैं निकष्ट नलिका। और इधर वाली इसको बोलते हैं दूरस्थ नलिका। ये दूरस्थ दूरस्थ नलिका। लास्ट में है ना, इसको बोलते हैं संग्रह नलिका, इकट्ठा करती है ये। और ऐसे है ना, ये है किसकी स्ट्रक्चर है ये है वर्गाणु बोल दें, क्या बोल दें, वर्गाणु, है ना। या इसको बोलते हैं वर्क नलिका, वर्कक नलिका। ये इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। कोई भी नाम आ जाए, नेफ्रॉन का चित्र बनाइए, या वर्कक नलिका का चित्र बनाइए, या वर्गाणु का चित्र बनाइए, इस तरह से। तो इसमें आपको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें मूत्र निर्माण की क्रिया में क्या लिखोगे। अब देखो ये तो डायग्राम बन गया, ठीक है ना। अब एक प्रश्न है मूत्र निर्माण क्रिया विधि को समझाइए। तब अगर वो प्रश्न आ जाए तब भी आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा साथ में। अब देखो मैं इसको बोल देता हूँ, मैं आप अपनी कॉपी में लिख लेना। अब यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो है क्या क्या लिखेंगे कि अभिवाही धमनी के द्वारा, क्या लिखेंगे, अभिवाही धमनी के द्वारा अक्षनित रक्त क्या करेगा, ग्लोमेरुलस में अधिक दाब से प्रवेश करता है। ग्लोमेरुलस में अधिक दाब से प्रवेश करता है। इस ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब अधिक होने से रक्त में उपस्थित सभी पदार्थ छन जाते हैं, जिसमें रक्त में उपस्थित जल है, एमिनो अम्ल हैं, विभिन्न शर्कराएं हैं, ग्लूकोज है, या अन्य आवश्यक और अनावश्यक सभी पदार्थ, यूरिया है, ये सभी पदार्थ इसके अंदर छन जाते हैं। छनने के बाद ये पदार्थ बोमन संपुट में आते हैं, और बोमन संपुट के द्वारा ये निकष्ट नलिका और उसके बाद दूरस्थ नलिका में जाते हैं। निकष्ट नलिका जो है, अब निकष्ट नलिका इसके चारों तरफ क्या है, खून की रक्त है, रक्त की नलियां जब लगी हुई है, जो जाके यहाँ के मिलेगी वापस, इसमें मिलाएंगे नहीं, मिलाएंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से नलियां लगी हुई है, लास्ट में जाके इसके अंदर मिल जाएगी, फिर आगे चली जाएगी। तो होगा क्या, यहाँ से निकष्ट नलिका में फिर यहाँ हेनले का लूप है, क्या लिखेंगे कि हेनले के लूप में इस रक्त में उपस्थित जो आवश्यक पदार्थ है उनका इस हेनले के रूप में पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है, हेनले के रूप में पुनः अवशोषण होता है, जिससे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को पुनः रक्त में डाल दिया जाता है। क्या करेंगे, पुनः रक्त में डाल दिया जाता है। इसके अलावा हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थ है तथा यूरिया है, वो दूरस्थ नलिका की सहायता से संग्रह नलिका में चली जाती है, और संग्रह नलिका से ये वर्ग के किस भाग में, पेल्विस भाग में चली जाती है, और वहां से ये मूत्र नलिका के द्वारा मूत्राशय में चला जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं है, 5-7 मेन लाइन है वो लिखनी है जो यहाँ बढ़ाया हमने डायग्राम। दोबारा सुन लो कि रक्त अभिवाही धमनी के द्वारा ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब अधिक होने से रक्त में उपस्थित आवश्यक व अनावश्यक सभी चीजें छन जाती है, या सभी पदार्थ छन जाते हैं, जो छनने के बाद बोमन, एक प्याले के आकार की संरचना बोमन संपुट में आ जाती है। बोमन संपुट से ये निकष्ट नलिका से होते हुए हेनले के लूप में पहुंचते हैं। हेनले के लूप में इस पूरे लिक्विड में से शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, शर्करा है, अन्य आयंस वगैरह हैं, उनका सभी का इस हेनले के लूप में पुनः अवशोषण, जिसको पुनरावशोषण कहते हैं, पुनः अवशोषण होता है। और पुनः इनको अवशोषित करके जल है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, शर्करा है, विविध साइन है, इन सब का पुनः अवशोषण करके रक्त में डाल दिया जाता है, और शेष रहे अवशिष्ट पदार्थ यूरिया के साथ संग्रह नलिका में चले जाते हैं, जहां पर इनको इकट्ठा करके मूत्र नलिका की सहायता से मूत्राशय में भेज दिया जाता है, और शेष रहे इस पदार्थ को मूत्र कहते हैं, जिसमें 96% जल व 4% इसमें यूरिया होता है। जैसे लिख के फिर आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। ये मूत्र निर्माण की क्रिया है, क्रिया विधि, और इसका आपको डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है ना। कर सकते हो आप, ज्यादा हार्ड नहीं, किताब में देखो थोड़ा हार्ड है, ऐसे आप छोटा सा इजी से डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। ये अपना 20 तक क्वेश्चन हो गए, ये क्या हो गए अपने 20 तक क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो 21, 22, 23, 24, फिर 25, और छोटे हैं ये तो 26, 27, 28, ये वापस करवा दिया, भोजन में लार का महत्व ये करवा देंगे आपको ना।
थोड़ा सा ये बचा हुआ है 30-40 मिनट का ना, ये अपनी अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक अपने 20 तक हो गए इस चैप्टर का। ठीक है, ओके, धन्यवाद।